हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के विशेषता के बारे में। लास्ट क्लास में आप लोग को मैं बोला था कि कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी की विशेषता मैं उसी में कवर कर दूंगा, लेकिन क्लास लंबे हो गए। इसके वजह से मैंने इस टॉपिक को दो क्लास में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहले में हम लोग देखे थे कंपनी क्या होता है और उसके अर्थ एवं परिभाषा को अच्छे समझा। अब मैं जो उसका दूसरा पार्ट में आप लोग को बताऊंगा कंपनी की विशेषता। ठीक है, तो एक बात मैं बता दूं, कंपनी की विशेषता को देखने से पहले आप कंपनी किसे कहते हैं इसको देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप उसको देख लोगे, इसके बाद इसको देखोगे इस क्लास को, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। क्योंकि मैंने उसमें कुछ तरीका बताया है कि केवल परिभाषा याद करने से कैसे विशेषता कवर हो जाता है। तो जो बच्चे देख चुके हैं उनको बहुत ही यहाँ पे हेल्प मिलेगा और वो आसानी से इसको कवर कर लेंगे। और इसका मैं जो कंपनी किसे कहते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि कंपनी की विशेषता क्या क्या होता है। यानी कि कंपनी की विशेषता और साथ ही साथ लक्षण, यानी कि दोनों एक ही चीज होता है। तो ये कवर हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की जो विशेषता है कंपनी की, तो देखिए आपको दिख रहा होगा पहला विशेषता। देखिए, मैं आपको लास्ट क्लास में ही बता चुका हूं कि कंपनी की विशेषता को परिभाषा से ही कवर करूंगा। परिभाषा में क्या था कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया था कि कृत्रिम व्यक्ति एक विशेषता होता है। तो देखिए हमारा पहला विशेषता जो है वो क्या है? विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। ठीक है, मैं आपको इजी वे में कवर कर दूंगा क्योंकि आप कम मेहनत करके अच्छे से अच्छे टॉपिक क्लियर करो और मार्क्स को गेन करो। तो क्या है? तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है। वो कैसे होता है? तो देखिए, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये पहला लाइन ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए क्या है? इसे स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है। स्वतंत्र मतलब क्या? पृथक। अभी ये पृथक क्या है ये यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? अलग से। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति की भांति कंपनी संपत्ति का क्रय विक्रय अन्य पक्ष के साथ अनुबंध तथा उन पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग जो है किसी संपत्ति को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, इसी तरह कंपनी भी ऐसा कर सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो आप जो भी डील करते हो वो कंपनी के नाम पर डील करते हो, समझिए, ना कि उसके ऑनर के नाम पर। तो आप इसको याद रखोगे। साथ ही साथ क्या है? ये वाद प्रस्तुत करता है। वाद मतलब समझते हो? केस कर सकता है। यदि उसके साथ कुछ गलत होता है या उसके पैसे नहीं मिलते या कुछ इस तरह की बातें होती है तो वो उस पर केस भी कर सकता है। फिर आगे क्या दिया है? कंपनी का निर्माण एवं समापन केवल विधान द्वारा संभव है। इसको आप ध्यान रखो। क्या है ये टॉपिक? देखिए, एकाकी व्यापार जो होता है, एकाकी व्यापार में ऐसा कुछ भी बात नहीं होता है। आप एकाकी व्यापार को भी जो है रजिस्टर्ड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन किया स्टार्ट किया, आपका मन किया बंद कर दिया। साझेदारी में भी ऐसा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमेशा ऐसा होता है। साझेदारी फॉर्म को भी जो है पार्टनरशिप फॉर्म को भी आप रजिस्टर्ड करते हो और नहीं भी करते हो, तो वो अलग है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है, वो भी ऐच्छिक होता है। ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा कि कंपनी का निर्माण एवं समापन दोनों जो है वो केवल विधान द्वारा संभव है। मतलब क्या? कंपनी शुरुआत करना है तो भी आपको जो है विधान के द्वारा आपको परमिशन लेना पड़ेगा और बंद भी करना है तो भी आपको ये इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी स्टार्ट करना और खत्म करना आसानी से नहीं होता। पूरी की पूरी एक जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, फिर उस हिसाब से काम होता है। कंपनी बंद भी होती है तो ये न्यूज पब्लिश भी किया जाता है कि ये कंपनी बंद हो गई है, अब इससे ट्रांजेक्शन ना करे, ये वो इस तरह की बातें। ये नहीं कि बस कंपनी स्टार्ट किए, मन किया बंद किया तो चलो ताला बंद कर दिया, ऐसे बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। इसको आप अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसे स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है। एक सामान्य व्यक्ति की भांति कंपनी भी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है, यह अन्य व्यक्तियों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, और साथ ही साथ कंपनी का समापन या फिर प्रारंभ जो है विधान के द्वारा ही संभव है। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरी विशेषता हमारा है पृथक वैधानिक अस्तित्व। ये भी आपका था, परिभाषा में ही था कि इसका जो है पृथक अस्तित्व होता है। तो ये भी देखिए परिभाषा से ही मैंने उठाया है। क्या है? तो कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। अब कैसे होता है? इसके अंतर्गत हमको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, चारों को समझिए बारी बारी से। पहला क्या है? कंपनी जो हमारा पहला है वो कंपनी का कोई अंशधारी कंपनी के साथ किसी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। आप कुछ भी जो अंशधारी होते हैं, अंशधारी कौन होता है?
जो अंश को रखता है उसे हम अंशधारी कहते हैं, शेयर होल्डर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कंपनी के साथ अनुबंध करता है। आप कुछ भी चीज करते हो तो कंपनी के नाम से करते हो, कंपनी के साथ करते हो, ठीक है। दूसरा होता है क्या, कंपनी की संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होती है, न कि सदस्यों की, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है क्या, कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति मतलब समझे हम आप, ठीक है, नेचुरल पर्सन, जैसे कि जो जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं, ठीक है। और कंपनी क्या होती है, कृत्रिम होती है, मैंने अभी ऊपर बताया। हम लोग जो है वो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, ठीक है, और जो कंपनी होती है वो क्या होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। यहां से देख लो, तो कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति निजी व्यापार के संबंध में कार्य करती है। जैसे अभी देखो ऊपर मैंने अभी बताया, जैसे हम लोग संपत्ति क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो कंपनी भी जो है संपत्ति क्रय विक्रय कर सकती है। हम लोग किसी पर जो है वाद विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कंपनी भी इस तरह काम कर सकती है, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है, देखिए ध्यान से, कंपनी अंशधारी पर तथा अंशधारी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। ये भी ऊपर में ही देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता है। मतलब यदि कोई दिक्कत हुआ तो कंपनी जो है उस अंशधारी पर जो है वाद प्रस्तुत कर सकता है, या फिर यदि कोई दिक्कत अंशधारी को होता है तो वो कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो ये आप समझ सकते हो। तो पहला हमारा विशेषता विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, और दूसरा हमारा विशेषता था क्या, पृथक वैधानिक अस्तित्व। चलिए अब हम लोग तीसरा विशेषता देखेंगे। ये जो परिभाषा जो हैने जो दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैं जो विशेषता सेट करते जा रहा हूं। हैने का परिभाषा आप लोग को याद होगा और उसी हिसाब से देखिए मिलाते भी चलिएगा आप लोग। तो तीसरा उसमें था क्या, शाश्वत उत्तराधिकार। ये टॉपिक देखिए, ये शाश्वत उत्तराधिकार वर्ड इस्तेमाल किया गया था। वो शाश्वत उत्तराधिकार होता है क्या है, तो देखिए, कंपनी के किसी भी अंशधारी के दिवालिया होने, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाने अथवा पृथक हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में शेयर होल्डर आए या फिर जाएं, ठीक है, कंपनी प्रभावित नहीं होती। क्यों, क्योंकि भाई उसके अंश क्या हस्तांतरणीय होते हैं, दूसरे से जो है व्यक्ति अंश ले लेंगे और कंपनी चलती रहेगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि कंपनी में शेयर होल्डर बहुत सारे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। यानी कि आप जानते हो शेयर मार्केट में शेयर को परचेज सेल किया जाता है। तो भाई जो कोई सेल कर रहा है तो कोई न्यू परचेज कर रहा होगा, कोई परचेज कर रहा है तो कोई ना कोई सेल कर रहा होगा। यानी क्या है, शेयर होल्डर बन रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे हैं, लेकिन कंपनी क्या है, लगातार चलती रहती है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। शाश्वत उत्तराधिकार मतलब क्या होता है कि कंपनी के किसी भी अंशधारी के दिवालिया हो जाने से, उसकी मृत्यु हो जाने से, या उसके कंपनी को छोड़ के जाने से कंपनी प्रभावित नहीं होती, कंपनी लगातार अपना काम करती रहती है, यानी कंपनी चलती रहती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो विशेषता है उसको समझिए, सार मुद्रा। सार मुद्रा क्या होता है, सील यानी कि मुहर। मुहर समझते हो आप लोग, जो स्टाम्प जिसको बोलते हैं वो होता है। अब ये क्या है, तो देखिए, कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है। अपनी सार मुद्रा से मतलब क्या होता है, उसके नाम का मुहर होना चाहिए। जैसे कि अब कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, तो उसका मुहर रिलायंस कंपनी के नाम से बना होगा। तो उसकी वही बोल रहा है क्या कि अपनी एक सार मुद्रा होती है। जैसे कि एक स्टडी पॉइंट है, तो आप लोग देखते होंगे कोई जो है आपको डॉक्यूमेंट्स मिलता है यहाँ से, तो क्या लगा रहता है, जो है मुहर लगी रहती है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, सार मुद्रा। आगे देखिए, जो कि इसके सभी प्रलेखों पर लगाई जाती है। मतलब प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पर ये जो है सार मुद्रा लगाया जाएगा। इसके लग जाने पर कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कैसे, मतलब मुहर लग जाने मात्र से ये होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है उस कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि कंपनी इसको गलत या सही होने का प्रमाण देती है। ठीक है, आगे देखिए, सार मुद्रा कंपनी के सामान्य अस्तित्व का प्रतीक है, वही चीज है। तो आप इस हिसाब से देख लियोगे, दो मैंने विशेषता पहले बताया। तीसरा विशेषता हमारा था शाश्वत उत्तराधिकार, चौथा विशेषता था सार मुद्रा। अब हमारा देखिए पांचवा जो है वो कौन सी, पांचवा देखिए हमारा क्या है, तो पांचवा हमारा टॉपिक है सीमित दायित्व। ठीक है, इसको देखिए, सीमित दायित्व मतलब क्या होता है। जब कंपनी अंश निर्गमित करती है, तो मान लीजिए कंपनी का अंश का दाम 10 रुपया है और कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे मान लीजिए 6 रुपया मांग लिया, बचा कितना, 4 रुपया। तो कंपनी जब समापन होगी या कंपनी को पैसे की जरूरत होगी, तो कंपनी आपसे केवल 4 रुपया ही मांगेगी। मैं एक शेयर की बात किया हूं, यदि आपके पास उसके मल्टीप्लीकेशन में 10 शेयर हैं तो 4 के हिसाब से 40 रुपए, इस तरह चलते रहेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताया हूं कि यदि कंपनी, जो भी आप कंपनी का अंश लिए हो और कुछ पैसा वो मांग चुकी है और जितना पैसा वो नहीं मांगी, यानी कि वो अनपेड है, तो वो ही पैसा आपसे मांगती है। इसी को बोलते हैं हम लोग सीमित दायित्व, सीमित दायित्व वाली। ठीक है, तो इसको देखिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको। तो कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सीमित होता है, जैसे अभी मैंने समझाया आपको। और आगे क्या है कि यह केवल अंकित मूल्य तक ही
सीमित होता है। मतलब जितने का शेयर रहेगा उस पे से जितना पैसा आपने पेड कर दिया है उतना ठीक है, जितना अनपेड है, जितना आपने नहीं दिया है उतना ही पैसा वो आपसे मांग सकती है। ठीक है, अब ये हमारा पांचवा विशेषता था। छठवां देखिए हमारा विशेषता है अंशों का हस्तांतरण। ठीक है, ये क्या होता है? तो अंशधारी को अंशों का हस्तांतरण करने का अधिकार होता है। वो जब चाहे किसी को भी अपना अंश जो है हस्तांतरित कर सकती है, उन पर इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं टॉपिक बताया हूं ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं बताया हूं। ठीक है, ये सार्वजनिक कंपनी पर ऐसा लागू होता है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा लागू नहीं होता है। अब आप लोग कहोगे सर प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी क्या होता है? तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कंपनी के प्रकार जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। ठीक है, अभी आप इसको इतना याद रखिएगा कि अंशों का हस्तांतरण जो है वो सार्वजनिक कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंश को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हो। तो ये आपके 6 विशेषता हो गए। एक बात और है, आप इसके आगे भी आप चाहो तो आप लाइन लिख भी सकते हो कि अंशों का हस्तांतरण निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण निजी कंपनी के लिए नहीं होता है, यानी कि निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। केवल अंशों का हस्तांतरण हम सार्वजनिक कंपनी के अंशों का ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे भी आप उसको ऐड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके 6 विशेषताएं कवर हो गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो विशेषता है उसको आगे बढ़ाते हैं। और 7वां विशेषता क्या है? देखिए कार्य क्षेत्र की सीमाएं। ये हमारा कार्य क्षेत्र की सीमाएं देखिए क्या है? तो कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं कंपनी के पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम द्वारा निर्धारित रहती है। मतलब क्या? जैसे कि एकाकी व्यापार साझेदारी की तरह नहीं कि चलो जो बिजनेस किया मन किया अभी ये कर रहे हैं, दूसरे टाइम अभी दूसरा करने लग जाए, उसी में शैम्पू भी बेच रहे हैं, साबुन भी बेच रहे हैं, चलो जो है सब्जी भी लगा दी। ऐसा नहीं करना है। कंपनी में क्या है कि कंपनी कुछ भी कार्य करेगी उसका सारा डिटेल्स किसमें रहता है? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम यानी कि MOA। ठीक है, और पार्षद अंतर नियम मतलब AOA। अब पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम क्या होता है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको इसी चैनल पे क्लास मिल जाएगा और इसका पूरा डिटेल्स यानी पार्षद सीमा नियम क्या होता है, पार्षद अंतर नियम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आदित्य सर जो है आपको क्लियर कर देंगे। आदित्य सर का क्लास आएगा, आप उसको देख लीजिएगा और कंटिन्यूस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास कब आ रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक कई क्लासों में और कई सब्जेक्ट में पूछा जाता है। ये मत सोचिएगा कि केवल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंटर में भी है, 11th का भी टॉपिक है, ये ग्रेजुएशन का भी टॉपिक है, ग्रेजुएशन में अकाउंट के साथ साथ कंपनी लॉ की भी टॉपिक है। तो कई जगह ये टॉपिक पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा और आदित्य सर का जो है क्लास आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, फिर से एक बार रीड करता हूं। कंपनी के कार्य क्षेत्र का जो सीमाएं होती है यानी कंपनी क्या क्या करेगी और क्या क्या नहीं करेगी उसका सारा डिटेल्स किसमें लिखा होता है? पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में। एक बात मैं और बता दूं कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है, जो कि अभी मैंने याद करवाया आप लोग को, कंपनी अधिनियम 2013 में कोई भी चीज कंपनी को न करने के लिए बोला गया है और आपने कंपनी का पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम बनाते समय आपने लिख दिया है, तो आप याद रखिएगा कि जो कंपनी 2013 मना ही कर रही है आपको न करने के लिए, कह रही है तो आप उसको भी नहीं करेंगे, भले ही आपने अपने अंतर नियमों में लिख ही दिया है तो क्या हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 8वां जो हमारा जो विशेषता है वो प्रतिनिधि व्यवस्था है। इसको समझिए ये क्या होता है। तो कंपनी के संचालन में यह संभव नहीं कि प्रत्येक सदस्य कंपनी के संचालन में भाग लें, इसलिए इसके लिए प्रतिनिधि शासन पद्धति होती है। अब ये है क्या, मैं अभी इसको आपको डिफाइन कर रहा हूं, समझिएगा पहले। इसमें संचालकों की नियुक्त किया जाता है जो इसका संचालन करते हैं, मतलब डायरेक्टर जो है कंपनी को डील करेंगे। अब ये क्या होता है प्रतिनिधि शासन व्यवस्था पद्धति? देखिए आप जानते हो कि कंपनी का जो मालिक होता है, ठीक है, वो कौन होता है? अंशधारी होते हैं। ठीक है, और यदि कोई पूछ भी दिया है कि कंपनी के मालिक अंशधारी होते हैं और अंशधारी में भी कौन से होते हैं, तो बोलिएगा इक्विटी शेयर होल्डर है, समता अंशधारी। अब देखिए किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलग अलग सिटियों के होते हैं, अलग अलग जगहों के होते हैं। अब फिर यदि कोई डिसीजन लेना हुआ या कोई काम करना हो तो सारे शेयर होल्डर तो आ नहीं पाएंगे, और आएंगे तो डिसीजन पेंडिंग हो जाएगा, डिले हो जाएगा और आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए जो है ये जो है व्यवस्था किया गया, क्या? प्रतिनिधि शासन पद्धति। मतलब क्या कि जो शेयर होल्डर है उन्होंने पैसा जरूर लगाया है, लेकिन उनके बिहाफ पे जो कुछ लोग
जो है उस कंपनी को चलाएंगे, उसकी जो है संचालन व्यवस्था को देखेंगे और कंपनी को आगे ले जाएंगे और कंपनी से जो है प्रॉफिट अर्न करवाएंगे और शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए जो है ये विशेषता जो होती है क्या, प्रतिनिधि व्यवस्था। आप देखो यदि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिए अभी जैसे हम लोग वोट करते हैं चुनाव के समय में और वोट देते हैं, सब लोग चुनते हैं किसी एक को, तो हम लोग का नेतृत्व कौन करते हैं, पूरे देश का नेतृत्व हमारे पीएम करते हैं। तो उसी तरह कंपनी का जो नेतृत्व है, भले ही उस कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर, याद रख लीजिए इसको, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कंपनी का स्वामी कौन होता है। तो कंपनी का स्वामी कौन होता है, अंशधारी, ठीक है। तो अंशधारी होते हैं, लेकिन कंपनी को चलाता कौन है, कुछ लोग, लेकिन किसके बिहाफ पे, अंशधारियों के बिहाफ पे, क्योंकि सारे लोग तो किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, सारे सिटियों से अलग अलग जगहों से आ नहीं पाएंगे, इसीलिए जो है ये व्यवस्था लाया गया। तो आज के क्लास में आप लोग को समझ में आया होगा कि कंपनी की क्या क्या विशेषताएं अथवा लक्षण होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा और उस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं क्या, कि कंपनी किसे कहते हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग जरूर, उसके बाद इसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।